हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एजोर फंडामेंटल पढ़ाऊंगा और बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से कि साइन अप कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, रिसोर्स कैसे बनाते हैं। बेसिक किसी जैसे बिगिनर स्टूडेंट होते हैं जो सीखना चाहते हैं एजोर, तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है एजोर फंडामेंटल, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा। तो ये पूरा सेशन इन हिंदी में होगा। इसका एजेंडा होगा क्लाउड क्या है, क्लाउड सर्विस कितने तरीके से होती हैं, कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं क्लाउड के, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड क्या होते हैं, ज्योग्राफी लोकेशंस क्या होती हैं, जोन्स क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, रीजन्स क्या होते हैं, रीजन ग्रुप, एजोर मार्केट प्लेस, एजोर सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट ग्रुप क्या होते हैं, एजोर कंप्यूट क्या होता है, एजोर कॉस्टिंग, हम किसी रिसोर्स की कॉस्टिंग निकालना चाहें तो अगर हम मंथली जैसे किसी क्लाइंट को कॉस्टिंग देना चाहें तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए प्राइस कैलकुलेटर माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है जिससे हम कॉस्टिंग आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी रिसोर्स की जैसे वर्चुअल मशीन की या वेब एप्लीकेशन की मंथली हम कितना यूज़ करें, कितना कॉस्टिंग आएगी, फोरकास्टिंग हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। इसके बाद मैं आपको पहले डिटेल में बताऊँगा, उसके बाद एक एक स्टेप आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा ऑन लाइव एजोर अकाउंट पर। तो पहले देखते हैं कि क्लाउड क्या है, क्लाउड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और हमारे पास होस्टिंग होती है ऑलरेडी, तो हमें क्लाउड ये वर्ड क्या है, कैसे आया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, क्लाउड क्या होता है कि किसी भी रिसोर्स को हम यूज़ कर पाएँ। होस्टिंग में क्या होता है कि एक फिक्स होता है सारी चीज़ें, और जो होस्टिंग प्रोवाइडर जो हमें प्रोवाइड करता है हमें वही चीज़ करना पड़ती है, हम कुछ उसमें कस्टम और एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो VPN भी होता है, लेकिन VPN में भी उतना सर्विस हमें एक्स्ट्रा नहीं इंस्टॉल कर सकते, नहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन होता है हर चीज़ का, हार्ड डिस्क का, हार्डवेयर का, नेटवर्किंग का। हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन और चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो उसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने क्या किया, ऑन डिमांड रिसोर्स अवेलेबल होते हैं जो एक नेटवर्क, एक तरह से ग्रुप ऑफ रिसोर्स, चाहे वो नेटवर्किंग के हों, चाहे वो हार्डवेयर रिलेटेड हों, या फिर कुछ भी सर्विसेज हों एक्स्ट्रा, जैसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज हों, तो उसको ऑन डिमांड अवेलेबल कराना, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। जो मुझे जैसे यूज़ करना है, जैसे मेरी वेबसाइट 10 साल से चल रही है, अब उसका डेटाबेस यूज हो रहा है और डेटाबेस का साइज़ हो गया 10 GB। अब मुझे और डेटाबेस का साइज़ बढ़ाना है, अब डेटाबेस वेबसाइट तो बंद नहीं कर सकते, या फिर मुझे उस पर सिक्योरिटी लगाना वेबसाइट पर कुछ एक्स्ट्रा, तो उसके लिए ऑन डिमांड मुझे रिसोर्स चाहिए। सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी फायरवॉल चाहिए, डेटाबेस के लिए अगर स्टोरेज भर गया तो उसको इनहेंसमेंट करने के लिए और हार्ड डिस्क चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट ए टाइम किसी भी रिसोर्स को परचेज़ करेंगे ऑनलाइन और उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑन डिमांड किसी भी रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। पेड रिसोर्स पेड करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय यूजर। लार्ज क्लाउड often having functional distribution over multiple location, each of which is data center। जैसे कि क्लाउड क्या है, बहुत सारी लोकेशन पे, जैसे एजोर है, एजोर के सर्वर बहुत सारी लोकेशन पे होते हैं, जैसे इंडिया में है, अमेरिका, US में है, जापान में, चाइना में, बहुत सारे स्पेसिफिक लॉट ऑफ कंट्री में सर्वर है। तो कभी क्या होता है कि कहीं से यूज़र, जैसे US से कोई यूज़र एक्सेस कर रहा है आपका डेटा, तो उसको ऑन डिमांड वहाँ पे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और जियोग्राफी लोकेशन के थ्रू उससे लोकली, जस्ट लाइक उसे ऐसा लगेगा लोकली हमें डेटा मिल रहा है। ये ऐसा नहीं कि डेटा सेंटर के लिए वो रिसोर्स यहाँ पे हिट करेगा, फिर वो उस तरह हम जियोग्राफी लोकेशन के थ्रू डेटा सेट कर सकते हैं, डेटा अवेलेबल करा सकते हैं। इंडिया के यूज़र्स हैं, US के ओनली फेसबुक यूज़र, फेसबुक यूज़र ओनली US के डेटा कंपनी, जो क्या होती है, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन रहती है कि हमारा डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए किसी दूसरी कंट्री में, तो उसको रिस्ट्रिक्शन करा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें पॉसिबल है क्लाउड के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह क्लाउड डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब क्लाउड 3 तरह से अवेलेबल होता है। क्लाउड क्या है, कितने टाइप के क्लाउड सर्विसेज होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब
हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी सर्विस रहती है, जैसे ओएस हुआ, वर्चुअलाइजेशन हुआ, सर्वर हुआ, स्टोरेज हुआ, नेटवर्किंग हुआ, जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड सर्विस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब अगर आपको कोई भी वर्चुअल मशीन लेना है, ठीक है, या आपको कोई ओएस पर्टिकुलर पे काम करना है, आपको कोई हार्ड डिस्क लेना है, नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ लेना है, या कुछ पर्टिकुलर सर्वर लेना है जैसे लाइनएक्स वगैरह कुछ भी लेना है XYZ, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस यूज करना पड़ेगा। अब दूसरी होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है, आपकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे उसके लिए होस्टिंग के लिए वेबसाइट चाहिए, फायरवॉल चाहिए, है ना, डेटाबेस चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है और सर्विस अवेलेबल है, आप उनका यूज़ कीजिए, ठीक है, और अपना काम कीजिए। इस तरह प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आप यूज कर सकते हैं क्लाउड को। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब होता है कि ऑलरेडी जैसे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गए, ऑफिस हो गया, सैस के सॉफ्टवेयर्स जो भी हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको पेड कीजिए और आप अपने बिजनेस में यूज़ कीजिए। वो ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको जैसे आउटलुक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मेल वगैरह हम लोग करते हैं तो आउटलुक ऑनलाइन भी रहता है, MS ऑफिस का पूरा पैकेज, टीम रहता है, MS टीम रहता है, स्काइप रहता है, इनका पूरा पैकेज कंपनियां छोटी छोटी खरीदती हैं और ये अवेलेबल रहता है, ठीक है। इनका कंपनियां क्या करती हैं, ग्रुप बनाती हैं कंपनी का, ईमेल आईडी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है, जो भी ईमेल आईडी लॉगिन करता है उस ग्रुप में उस डोमेन के थ्रू, तो वो एक्सेसिबल रहता है उस एम्प्लॉय को, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको हम यूज़ करें। तो 3 तरह के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है क्लाउड पे, सभी जितने भी क्लाउड हैं, एजोर है, AWS है, गूगल क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड है और अदर भी क्लाउड है, बहुत सारे क्लाउड है, सारे प्लेटफॉर्म इस तरह अवेलेबल है। की कॉन्सेप्ट, अब क्लाउड आया क्यों, हमें बेनिफिट क्या है क्लाउड का। क्लाउड का एक तो स्केलेबिलिटी, मतलब हमारे पास अभी वेबसाइट स्टार्टिंग मैंने कुछ वेबसाइट या प्रोडक्ट बनाया है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, 1000 ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है। अगर 2 साल बाद ये मिलियंस ऑफ यूज़र्स हो जाते हैं तो हमारे पास हमारी मशीन उतनी कैपेबल है वेबसाइट की नहीं है, उसके लिए हम उसको स्केलेबल कराएंगे, मतलब 1000 के बाद जितने यूज़र आएंगे उसके बाद उतनी मशीन ऑटोमेटिक जनरेट होती रहे, हमारे यूज़र दूसरे मशीन पे शिफ्ट होते रहे ऑटोमेटिकली, जिससे यूज़र को हमारी वेबसाइट चलाने में कोई स्पीड स्लो का इशू ना हो, अच्छे से वेबसाइट चले, स्मूथली चले, बिजनेस लॉस ना हो, कोई यूज़र हमारी वेबसाइट छोड़ के ना जाए। उसके लिए जैसे ई-कॉमर्स की कोई परचेस करेगा, ठीक है, अगर वो स्लो चलेगी या एरर आ गया, कुछ इशू हो गया तो यूज़र नहीं एक्सेप्ट करेगा और वहाँ से चला जाएगा। और दूसरा, इसकी कॉस्टिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं, कॉस्टिंग ऑटोमेटिक, जितना यूज़ करते हैं उतना पेमेंट पेड करना पड़ता है। यूज़ नहीं करेंगे हम किसी सर्विस को तो उसको पेड नहीं करना पड़ेगा क्लाउड में। अगर कुछ डिस्कवरी, अगर हमारा कोई मशीन ऑटोमेटिकली कहीं फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्केलिटी क्या करती है, ऑटोमेटिकली दूसरी मशीन क्रिएट कर देती है और उसको वहाँ पे प्रोवाइड कर देती है और उस मशीन को ऑटोमेटिकली डिस्कवर, जल्दी से डिजास्टर डिस्कवरी होती है। जैसे मान लो डेटा कुछ हमारा करप्ट हो, कुछ वो भी होगा XYZ किसी लोकेशन पे, तो माइक्रोसॉफ्ट की या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर उनकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपका डिस्कवरी डेटा आपका 99-100% आपको सही करके देंगे। सिक्योरिटी, हम लोग सिक्योरिटी के जो टूल्स हैं क्लाउड पे, फायरवॉल हो गए, एक्स्ट्रा नेटवर्किंग लेयर IP हो गया, उनसे ये बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम अब थ्रेड सेक्टी, डॉस अटैक हो गए या क्रॉस के स्क्रिप्टिंग, ये सब चीज़ों के लिए जैसे गेटवे होता है, इन सब चीज़ों से हम अपनी API, वेबसाइट, एप्लीकेशन सिक्योर कर सकते हैं। कोई हैकर आपकी एप्लीकेशन को हैक नहीं कर पाएगा डायरेक्टली, उसके लिए API गेटवे हो गया, फायरवॉल हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर हम IP को एक्सेस दे सकते हैं, यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं, पर्टिकुलर कंट्री को एक्सेस दे सकते हैं कि हम यहाँ पर ही मेरी एप्लीकेशन चलेगी, तो कोई भी हैकर डायरेक्टली आपकी साइट पर अटैक नहीं करेगा आप। तो ये क्लाउड के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसी वजह से मार्केट में क्लाउड आया। आज की डेट में बहुत सारा 80% एप्लीकेशन, जो बड़ी एप्लीकेशन है वो चल रही क्लाउड पे चल रही है। कुछ डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एप्लीकेशन नहीं है क्लाउड पे, लेकिन मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट के एप्लीकेशन भी क्लाउड पे हैं। पब्लिक क्लाउड क्या होता है कि जो जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
कुछ वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय कर देते हैं क्लाउड पे, उसको हर किसी को एक्सेसिबल है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लोगों को एक्सेसिबल है, वो हर किसी को एक्सेसिबल है, वो पब्लिक होगी, पब्लिक क्लाउड मॉडल है। एक होता है वो क्लाउड, हर क्लाउड ये प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट वगैरह, जैसे अपन होस्टिंग कर देंगे, पब्लिक क्लाउड होता है। और एक होता है प्राइवेट क्लाउड। क्या होता है कि किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेटा उसके एम्प्लॉइयों को लिए ही एक्सेसिबल हो, किसी आउटसाइड पर्सन को एक्सेसिबल ना हो, तो उसके लिए हम लोग प्राइवेट क्लाउड का यूज़ करते हैं। मतलब प्राइवेट क्लाउड को भी मतलब है कि हमने कोई नेटवर्किंग, हमने फायरवॉल लगा रखी है, नेटवर्किंग अडेप्टर ले रखा है, उसमें एक्सेस दे रखा है कि भैया इस आईपी रेंज से इस आईपी रेंज के बीच में ही हम लोग इसको एक्सेस कर पाए, तो वो प्राइवेट हो गया। किसी कंपनी के लिए कंपनी एम्प्लॉई ओनली एक्सेस पाए विद इन कंपनी के अंदर, ठीक है, तो प्राइवेट क्लाउड होगा। हाइब्रिड क्लाउड भी होता है, इसमें क्या होता है, कुछ कंपनी अपने पास पार्ट रखती है कि कुछ चीज़ें हमारी एम्प्लॉय एक्सेस कर पाए, कुछ पब्लिक एक्सेस कर पाए, वो हाइब्रिड हो जाता है। अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को जब हम बनाते हैं, तो एप्लीकेशन बनाने के बाद अब मेरी एप्लीकेशन ग्लोबली जब चलेगी, जैसे फेसबुक है, तो उसके लिए कुछ यूज़र मेरे यूएस में भी होंगे, इंडिया में भी होंगे, जापान में भी होंगे, चाइना में भी होंगे। तो अगर कोई यूएस का यूज़र डेटा हिट करेगा, लॉगिन करेगा, तो उसका डेटा इंडिया से तो जाएगा नहीं, इंडिया से हिट होगा नहीं रिक्वेस्ट, तो उसके लिए क्या होगा, यूएस में ही उसको वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए, जिससे क्या है, हम कोई भी डेटा जो क्लाउड है वो स्पीडली उसको यूज़र को प्रोवाइड कर पाए, उसको कोई चलाने में वेबसाइट इशू नहीं हो, मतलब उसे कोई मतलब क्या बोलते हैं, यूएक्स का कोई चलाने में कोई स्मूथली वो चले वेबसाइट। तो उसके लिए क्या होगा, जो नियर बाई लोकेशंस हैं जिस यूज़र की, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो जोन अवेलेबल हो बाई जोग्राफिकली, जो हमारा पर्टिकुलर, जैसे मेरी वेबसाइट, मेरे टारगेट यूजर्स अगर यूएस में हैं और यूएस का ही मैं पर्सन हूँ, या इंडिया में है, तो इंडिया में मेरी जो भी टारगेट लोकेशन होगी, जो अवेलेबिलिटी की, वो मुंबई सेंटर, मुंबई या साउथ की कोई लोकेशन होगी, जिससे कि इंडिया के जितने भी यूजर्स हैं वो आसानी से डेटा इंडिया के अंदर ही एक्सेस कर पाएँ। अगर मैं इसी चीज़ को आउट ऑफ इंडिया एक्सेस करूँगा, तो उसमें उसका इंटरनेट ज़्यादा लगेगा, उसका बैंडविड्थ ज़्यादा होगा, उसको सीपीयू यूटिलाइज ज़्यादा होगा, सो स्लोनेस आ जाती है। उसको रिजॉल्व करने के लिए हम जोन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। जोन जैसे वेस्ट यूएस, ईस्ट यूएस, वेस्ट यूरोप, अकॉर्डिंग टू कंपनी, अकॉर्डिंग योर एप्लीकेशन यूजेस, आप जोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज्योग्राफिकली जो लोकेशन मैंने आपको बताई, जैसे इंडिया का मेरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, मल्टीपल कंट्री में चलती है, तो जिस कंट्री का जो यूजर्स है वो उस कंट्री पे उसको वहाँ पे डेटा मिल जाए, ठीक है। तो क्या होगा, डेटा अवेलेबिलिटी उस यूज़र की उस लोकेशन पर अगर ऑटोमेटिकली बाई जोग्राफिकली अगर वहाँ पे पॉसिबल क्लाउड के थ्रू हो सकती है, तो उसे वहाँ पे मिलेगी। तो जिससे क्या है, रिक्वेस्ट हिट नहीं होगी किसी अदर प्लेसेस, नियर बाई उसे जो भी डेटा सेंटर होगा वहाँ से उसकी अवेलेबिलिटी जोन जो भी होगा वो उसको डेटा वहाँ पे मिलेगा। जिससे क्या है, डेटा के फेलियर के चांसेस, स्लोनेस के चांसेस और हैंगिंग के चांसेस कम हो जाते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, तो आसानी से वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसको। रीजन होगी, मान लो एशिया स्पेसिफिक आपके डेटा सेंटर अवेलेबल हैं, ठीक है, और ईस्ट जो यूरोप स्पेसिफिक डेटा सेंटर अवेलेबल, मतलब यूरोप के पर्सन यूरोप में जो भी डेटा सेंटर है वहाँ पे एक्सेस करता है। वो सब रीजन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन बनाने की बात, या बनाने से पहले जो भी हम रीजन डिफाइन करेंगे उसमें वो अलाउ यूजर रिसोर्सेस होंगे, उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। तो रीजन भी डिफाइन कर सकते हैं। रिसोर्स ग्रुप क्या होता है कि मान लो जैसे कि हाँ, मैं एक कोई कंपनी हूँ, आईटी कंपनी, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मल्टीपल क्लाइंट के लिए। तो क्या होता है कि हाँ, मैंने एक ABCD कोई कंपनी है जो मेरा क्लाइंट है, उसको मैंने क्या किया है, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर उसको बोला है कि आपका ये एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं, आपको
दे रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, आप इसे यूज़ कीजिए, जो भी कॉस्टिंग आ गई आप दीजिए। अब इस तरह की लॉट ऑफ क्लाइंट है, तो मैं कहाँ तक इसका बिलिंग मैनेज करूँगा? उसके लिए मैं क्या करूँगा कि रिसोर्स ग्रुप बना लूँगा पर्टिकुलर क्लाइंट का। तो जो भी बिलिंग होगी उस लॉट ऑफ जो भी रिसोर्स होंगे उस ग्रुप से रिलेटेड, वो सारी बिलिंग उस ग्रुप में आएगी, रिसोर्स के ग्रुप में। मतलब उस ABCD जो भी हमारा क्लाइंट है उसका जो भी बिलिंग होगा वो पर्टिकुलर ABCD रिसोर्स ग्रुप में के अंदर आएगा, जिससे हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप की बिलिंग निकाल के क्लाइंट को दे देंगे, आप पेड कीजिए, आपका इतना पेमेंट हो गया है आपकी एप्लीकेशन यूजेस का। तो इस तरह से हम रिसोर्स ग्रुप का यूज कर सकते हैं। एजोर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जब भी हम कोई भी सर्विस लेते हैं तो उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसकी बिलिंग आती है, तो हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है एजोर का। 12 महीने के लिए ऑलमोस्ट फ्री रहता है एजोर। कुछ सर्विसेज फ्री रहती हैं, सारी नहीं हो सकती, कुछ सर्विसेज फ्री रहती हैं एज पर यूज़, सारी नहीं, लेकिन एजुकेशनली कुछ सर्विस फ्री गूगल ने किया, वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है, जिसको हम लोग यूज़ करके प्रैक्टिकल वगैरह कर सकते हैं, आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। मैनेजमेंट ग्रुप, जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल मेरे पास कंपनियां हैं, तो हम लोग ग्रुप बना देंगे, तो उनको मल्टीपल ग्रुप हो सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशनों के। तो उसको मैनेज करने के लिए, पॉलिसी अप्लाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप पर, तो हम वो सारी चीज़ें सब्सक्रिप्शन वगैरह वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट ग्रुप से कर सकते हैं, आसानी से मैनेज कर सकते हैं। रिसोर्स कैसे बनाते हैं? कोई भी जैसे लॉट ऑफ एप्लीकेशन, हम लोग कोई भी सर्विस बनाने के लिए क्रिएट रिसोर्स करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या विंडो सर्वर ले रहे हैं, वर्चुअल मशीन है, फंक्शन ऐप ले रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसके लिए हम रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं बाई गो टू प्लेटफॉर्म। मैं आपको अभी बताऊँगा प्रैक्टिकली लाइव कैसे बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए ये सारे स्टेप में अभी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको देखो, जैसे सब्सक्रिप्शन होगा, पे एज पर यूज़, ठीक है, रिसोर्स ग्रुप कौन सा हो गया, नाम एप्लीकेशन का हो गया, कोड डॉकर पे पब्लिश करना है कि कोड है आपका, रन टाइम उसका लैंग्वेज कौन सी है, कौन सा फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, रीजन कौन सा है, कौन सा सर्विस प्लान है आपका। तो हम ये सब ईजी टू चेंजेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एजोर मार्केट ग्रुप क्या होता है कि इसमें बहुत सारी जो भी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज होती हैं, उनको हम यूज करके उनको क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। मैं आपको ये सारी चीज़ें लाइव अभी बताने वाला हूँ। कुछ एजोर कंपोर्ट के जो फंक्शन रहते हैं, ये सर्वरलेस जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग बोलते हैं, एजोर फंक्शन हो गया, ठीक है, एजोर वर्चुअल मशीन, एजोर कंटेनर इंस्टेंस सर्विस प्लेटफॉर्म हो गया, तो ये सब कंपोर्ट ऑटोमेटिकली जितना यूज़ होंगे उतना ही चार्ज होगा, यूज़ नहीं होंगे तो चार्ज नहीं लगेगा। जैसे एजोर फंक्शन होगा, जितना यूज़ होगा उतना चार्ज लगेगा, नहीं अगर यूज़ नहीं होगा तो चार्ज नहीं लगेगा। फ्री ऑफ आपके एप्लीकेशन में अगर फ्री है तो रहेगा, तो चार्ज नहीं होगा उसका। कॉस्टिंग, हम लोग कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कॉस्टिंग, जैसे हमने किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट दिया तो उसको बताया कि ऑलमोस्ट आपकी इतनी कॉस्टिंग आएगी मंथली बेसिस पे, और इस एप्लीकेशन की इतने रिसोर्स यूज होंगे, तो कॉस्टिंग हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वाई रिपोर्टिंग क्लाइंट को दे सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कॉस्टिंग का, कितना कॉस्टिंग किस रिसोर्स की ज़्यादा आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रिसोर्स घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मान लो मेरे पास मैंने बहुत बड़ी एक वर्चुअल मशीन ले ली, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 100 यूज़र आ रहे हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, मैंने मिलियंस ऑफ यूज़र की मशीन ले ली, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको माइग्रेट कर सकते हैं छोटी मशीन को विदाउट एप्लीकेशन इफेक्टिंग, ठीक है। तो इसी तरह हम कॉस्टिंग अपनी रिड्यूस और इनकी जो भी करना है कर सकते हैं। प्राइजिंग मॉडल है, हम प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट सेशन था एजोर का। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके। नेक्स्ट सेशन में आपको जैसे एजोर सर्विस, एजोर वेब जॉब, गिटहब, एजोर फंक्शन, एजोर स्टोरेज की जितने भी टाइप हैं वो सब बताऊंगा, और मैं आपको प्रैक्टिकल करके एक एक बताऊंगा सारी चीज़ें जो भी हमारा एजोर से। तो यहाँ पे लिखेंगे एजोर पोर्टल,
एजोर पोर्टल लिखेंगे, मेरा ऑटोमेटिकली साइन इन है इसलिए, नहीं तो एजोर यहाँ पे साइन अप फ्री लिखेंगे फर्स्ट। तो जैसे एजोर साइन अप अकाउंट आएगा यहाँ पे क्लिक करेंगे और अकाउंट आते ही यहाँ पे हम लोग एज ए स्टार्ट फ्री अकाउंट बना लेंगे, साइन इन कर लेंगे। उसके बाद मेरा ऑलरेडी साइन इन है तो मैं साइन इन नहीं करूँगा। हम लोग रिसोर्स ग्रुप की बात कर रहे थे, रिसोर्स ग्रुप, ये रिसोर्स ग्रुप है, हम लोग रिसोर्स ग्रुप नया रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट रिसोर्स ग्रुप। पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ, देखो ये ऑल रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो सारे रिसोर्स आ जाते हैं जो आपने एग्जिस्टिंग यूज किए हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे एजोर प्लेटफॉर्म सर्विस सारी देखना है तो इसके लिए ऑल सर्विस का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑल सर्विस आ गई एजोर की सारी से, कॉस्टिंग, डेटाबेस, स्टोरेज, ऐप सर्विस, वर्चुअल मशीन, ये सारी टोटल सर्विस हैं। मशीन लर्निंग की जो भी सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विस हैं जो ऑन डिमांड अवेलेबल हैं बाई फॉर एजोर के लिए। आप देख सकते हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी सर्विस आपको लेना आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, सब्सक्रिप्शन, जो भी मेरा सब्सक्रिप्शन होगा वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी ये पूछता है ऑन डिमांड सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें फिल करके हम अपना सब्सक्रिप्शन बना लेंगे। चेकिंग अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है ये भी, तो जो भी फ्री ट्रायल लेना है, पेड लेना है, स्टूडेंट है, ये सब पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। स्टूडेंट है तो 12 महीने तक ये फ्री दे रहा है, ठीक है। एज पर यूज बिजनेस कुछ करना है तो जितना यूज करोगे उतना वो फेल ट्रायल भी ले सकते हो आप 3.5 दिन का। तो उस तरह से हमारा ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन मेरा बना हुआ है तो मैं सब्सक्रिप्शन नहीं बनाऊँगा, आप सब्सक्रिप्शन बनाइए। उसके बाद में आप रिसोर्स ग्रुप को बनाइए, जो भी आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना है, जिस भी सब्सक्रिप्शन का चूज करके आप बनाना है, और रिसोर्स ग्रुप को बनाइए। रीजन बताइए उसका, रीजन कहाँ पर है, जो रीजन की हम लोग बात कर रहे थे, पर्टिकुलर एक्सेस जहाँ पे भी एप्लीकेशन आपकी ज़्यादा होती है उस रीजन से आप एप्लीकेशन लीजिए। रिसोर्स ग्रुप हो गया और क्रिएट कीजिए। इसमें टैग दे सकते हो आप, टैग पर्टिकुलर मान लो किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के तो टैग बना सकते हो आप, रिव्यू कर सकते हो बनाने के बाद, जिससे आपको क्रिएट हो जाएगा लास्ट में। नहीं तो रिसोर्स ग्रुप हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। अब जो भी हमारा रिसोर्स ग्रुप, अब हमें कुछ भी बनाना है, जैसे मान लो एप्लीकेशन बनाना है कोई भी, तो XYZ मैंने एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मुझे वेबसाइट होस्ट करना है, डेटाबेस करना है, कैसे करना है, एप्लीकेशन बनाई, तो उसके लिए वेब एप्लीकेशन मैंने क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद अब ये सारी चीज़ें पूछेगा, आपका सब्सक्रिप्शन कौन सा है, आपका रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, और आप एप्लीकेशन में क्या नाम देना चाहते हैं, आपका कोड पब्लिश क्या करना चाहते हैं, डॉकर क्या है, आपकी स्टैटिक वेबसाइट क्या है, इसमें किस लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट बनी हुई है, तो ये सारी डिटेल हमें देना पड़ेगी। आपका रीजन क्या है, प्राइस क्या है आपका, रिसोर्स ग्रुप जो भी हम लोग जैसे डेमो ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग पार्ट 1, एप्लीकेशन कुछ भी नाम दे दो, XYZ में भी आपको देना है, जो भी हमारी लैंग्वेज है वो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी लेना है ले लेते हैं। और इसमें ऑटोमेटिक .NET 8 को Linux में उठा लिया है, विंडो ऑफलाइन करके को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे Linux के जो भी प्लान्स हैं, डेमो प्लान है मेरा वो ले लिया, या फिर हम लोग जो भी प्रीमियम मशीन अपने अकॉर्डिंग फ्री जो भी लेना है वो ले सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। जॉन रेडिडेंसी इसमें ऑटोमेटिक इनेबल करने के लिए ये फ्री प्लान है, इसलिए अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, नहीं आपको ये जॉन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्रिएट करने के लिए होता है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन डिप्लॉयमेंट, ऑटो कंटिन्यू गेट से ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट होता रहे, उसके लिए इनेबल डिसेबल, ये फ्री प्लान पर अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोग फ्री प्लान पर कर सकते हैं। आपको गेट अकाउंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो सब करने को, जिससे ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट, पब्लिक एक्सेस है, पब्लिक क्लाउड है, नॉट पब्लिक है, ये सारी चीज़ें बताना पड़ेगी। नेटवर्किंग कुछ करना है आपको तो उससे रिलेटेड आपको मॉनिटर करना है, एप्लीकेशन साइट अवेलेबल है जो कि आपकी एप्लीकेशन हर एक्टिविटी मॉनिटर करेगी, हर एक्टिविटी लॉग करेगी, जिससे आप बाद में एनालिसिस कर सकते हो। टैग देना है कुछ टैग दे सकते हो, आपके ऑर्डर को रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट, एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी।
आप उसके बाद एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है, एप्लीकेशन ये क्रिएट चल रहा है अभी, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस आपको दिख रहा होगा, डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस चल रहा है और अभी थोड़ा टाइम लेगा इसमें। हाँ, एप्लीकेशन डिप्लॉय इन प्रोग्रेस मैंने ये बनाई है, मैं क्लिक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन बन गई है। थोड़ा चल रहा है प्रोसेस, हाँ बन चुकी है। ये मेरी एप्लीकेशन की URL हो गई। आप इसे भी खोल के देखेंगे तो डमी दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक टेम्परेरी URL बना के देता है, आप इसको डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट अभी इसको एक होस्टिंग की तरह डिप्लॉय करके टेम्परेरी देगा। ओपन हो रही है, टाइम लग रहा है इसमें, शायद ये डिप्लॉय भी हो रही है, चल रही है। यहाँ पे देखते हैं, कंटिन्यू हो गई डिप्लॉय, तो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। बाकी जैसे एक्टिविटी देखना है, एप्लीकेशन की कंप्लीट एप्लीकेशन की एक्टिविटी जो भी हो रही है यहाँ पे आएंगी। लॉग हो गया, एक्सेस IAM वगैरह यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, टैग सेटअप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। टैग सेटअप IAM के जो भी एक्सेस है पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो हमारे रोल वाइज एक्सेस है उनके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। डायग्नोसिस एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। डिफेंस और बहुत सारे ऑप्शन है। डेवलपमेंट का ऑप्शन, डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेटिकली स्लॉडिंग वगैरह ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं। प्लीज़ आइडेंटिटी, बैकअप, नेटवर्किंग, बहुत सारी फायरवॉल वगैरह, ये सारे इतने सारे ऑप्शन दिए हैं कि आप सारी चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर। ये ऑन डिमांड सारे ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं। अभी ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये ऑन डिमांड, आपको जो यूज कर रहे हो उसका चार्ज देना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट टेम्परेरी से ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। चलो मैं बाद में देखता हूँ इसको। बाकी जो भी जितने भी रिसोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जो अवेलेबल हैं, ऑल सर्विसेज, वो ऑन डिमांड सर्विसेज अवेलेबल है। जितनी आप यूज़ करोगे उतना आपको पेड करना पड़ेगा। ये यूज़ नहीं करोगे पेड नहीं करना पड़ेगा, ऑन डिमांड अवेलेबल है। ओके गाइज, मैं आज इतना ही कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और पोस्ट कीजिए क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चनों को आंसर दूंगा। ये मैं आपको, अगर किसी को इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप पढ़ाऊँगा भी। और या अब नेक्स्ट सेशन में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। ये एक ओवरव्यू, फर्स्ट सेशन बेसिक था, जो स्टार्टिंग करते हैं, जो स्टूडेंट जो भी पढ़ना चाहता है स्टार्टिंग, उसके लिए ये समझने के लिए कि एजोर कैसे चलता है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब था। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।